हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा है क्लास 7, चैप्टर नंबर है 5, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर दोस्तों। तो आप लोग चैप्टर 6 है, ठीक है। चैप्टर 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग ना लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले थ्योरी क्लास को देखेंगे। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 6 को हमने फिनिश कर दिया है। अब क्लास 7 को हम स्टार्ट कर लिए हैं। तो आज हमारा चैप्टर 6 है और चैप्टर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया है। और जो भी इंपॉर्टेंट बीवाई के क्वेश्चन रहते हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग कंटिन्यू जाकर पूरे क्लास को, मतलब चैप्टर 1 से सारे चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग जब भी क्लास करने बैठें तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, और जो भी इंपॉर्टेंट हम पॉइंट बताते हैं उसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। बहुत ही अच्छी आपकी नोट्स बन जाएगी दोस्तों। लास्ट मोमेंट में, एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन करना बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, हम बात करेंगे दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन इसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। चलिए, टॉपिक वाइज हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। तो यहाँ से पहला पॉइंट ये आया कि मनाली कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। मनाली कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वहाँ स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। तो यहाँ पर कहाँ पर है दोस्तों, गिरिपाद में स्थित शाल एवं सागवन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेड्रॉन के फूल थे। किसके फूल थे दोस्तों, बताइए। रोडोडेड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। तो दोस्तों, ये है फूल किसका, रोडोडेड्रॉन का। रोडोडेड्रॉन का पुष्प है। आप लोगों ने कहीं देखा है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिसको मतलब जो लोग देखे होंगे वो लोग प्लीज बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सलीमा के अवलोकन से हमें अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। तो सलीमा के अवलोकन से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की जो ऊंचाई है और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से कैसी है, तो एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला दोस्तों वन। 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला वन है दोस्तों। चलिए वन को देखते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। और सबसे पहले यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। आओ कुछ करके सीखिए। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, तो देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा। हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो डिटेल में देखा, तो आपने यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया ना। चलिए आगे देखते हैं।
कि सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई हैं। अब वो हिमाचल प्रदेश गई, वहां पर मनीला गई, वहां पर जब ऊंचे 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 क्षेत्र थे, है ना, तो धीरे धीरे जो घने वन थे वो धीरे धीरे अदृश्य होते चले गए और शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। तो वो वहाँ सब वो जो फूल वगैरह थे वहाँ पर जब वो देखी, रोहतांग दर्रे थे, है ना, तो उन्होंने ये सब सोचा होगा ना कि अगर आप कहीं नई जगह पर जाती हो तो कुछ देखते हो तो आपके मन में तो सारी चीज़ें आती होगी, क्वेश्चन आती होंगी, यहाँ पर ये चीज़ें क्यों पाया जाता है, फिर ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, फिर मेरे साइड ऐसा क्यों नहीं होता है ना, आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं माइंड में, है ना। उसी तरह सलीमा के मन में भी हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ तो उसे लिखें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला कौन था, तो पहला जो था दोस्तों वो वन था और सेकंड है घास स्थल, थर्ड है कांटेदार झाड़ियाँ। चलिए तो घास स्थल को देख लेते हैं। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उसको घास स्थल बोलते हैं। और कांटेदार झाड़ियों की बात करते हैं, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं तो कांटेदार झाड़ी एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। कहाँ पर, केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं कहाँ पर पैदा होती हैं, तो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं दोस्तों वो केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और घास स्थल की बात करते हैं तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जो घास स्थल होते हैं वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांटेदार झाड़ियाँ हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव जो था, सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये जो अनुभव था अपने पिता को बता रही थी। किसको, अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार के वनस्पतियों के बारे में भी बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में सभी प्रकार में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। कैसे, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके गुण और वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको प्लीज़ एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वन के बारे में, है ना, वन के बारे में। तो सबसे पहला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं टॉपिक बताऊंगी पॉइंट। देखिए इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये जो घने वन होते हैं भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में दोस्तों यहाँ ये जो क्षेत्र होता है गर्म होता है और यहाँ पर पूरे वर्ष वर्षा होती है। ऐसा नहीं कि आज भी कल नहीं हुई, तो यहाँ पर पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो कभी शुष्क नहीं रहता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की जो पत्तियाँ होती पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। भाई जो पत्तियाँ नहीं झड़ती उसी को तो सदाबहार वन कहते हैं, पूरी पत्तियाँ झड़ेगी नहीं, तो इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है ना। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्वेश्चन आया था और उम्मीद है यूपीपी में भी आएगा। कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आप ऐसे लिखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और आगे एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा रोजवुड, आबनूस, महोगनी। ऐसे मैचिंग में क्वेश्चन देंगे, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना तो वहाँ पर गलत कर दोगे, इसलिए प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ओके,
तो जो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वन को। ये कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोडा है, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार कर खा सकता है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले। देखिए पहला हुआ वन के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हुआ था और सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सदाबहार वन को हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे पर्णपाती वन के बारे में। चलिए तो पर्णपाती वन को देखते हैं। पर्णपाती वन देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। वही पर्णपाती है तो यहाँ की जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल है, सागवन है, नीम तथा शीशम है। इंपॉर्टेंट है, साल है ना, साल है, सागवन है, नीम है, शीशम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे कि बाघ होते हैं, शेर है, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। साल है, सागवन है, नीम है, शीशम है। साल, सागवन, नीम, शीशम। और यहाँ पर जो पाए जाने वाले जानवर हैं वो है बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है, बंदर है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का जो है फिगर है, देख लीजिए। चलिए ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम आपको बताना है। ओके, ये बाघ है दोस्तों, ये गोल्डन लंगूर देख लीजिए, और ये हाथी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमारा आता है शीतोष्ण सदाबहार वन। तीसरे नंबर पर आता है शीतोष्ण सदाबहार वन। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। कहाँ पर? तो मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों? बाज, चीड़, यूकेलिप्टस। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये है शीतोष्ण सदाबहार वन। ये फिगर है शीतोष्ण सदाबहार वन का, और ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण सदाबहार वन अच्छे से समझ में आ गया। आप लोग प्लीज़ इसका एग्जाम्पल आप लोग तीनों को नोट डाउन करके और उसके एग्जाम्पल्स जरूर लिख लीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में। किसके बारे में? शीतोष्ण पर्णपाती वन। देखिए, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। तो ये अपनी पत्तियों को क्या करते हैं? शुष्क मौसम में क्या करते हैं? झाड़ देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं जैसे कि बांज है, एस है, बीच है, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, ये सारे जानवर हैं। फ्रीजेट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये है फ्रीजेट पक्षी है और ये है मोनाल पक्षी। तो ये फ्रीजेट पक्षी, मोनाल पक्षी, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाई जाती हैं। कहाँ पर? शीतोष्ण पर्णपाती वन में ये सारी पक्षियाँ पाई जाती हैं, मोनाल और फ्रीजेट, है ना। ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन के वन का फिगर, आप देख सकते हो, ऐसे है शीतोष्ण पर्णपाती वन। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। भूमध्य सागरीय वनस्पति, देखिए आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। इसलिए इसका ये जो नाम है वो पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका,
दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड है कि भूमध्यसागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं दोस्तों? तो विश्व का फलोद्यान कहते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश को। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं और इन आमतौर पर शुष्क ग्रीष्म वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु में होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, आमतौर पर संतरा हो गया, आमतौर पर संतरा है, अंजीर है, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। चलिए बात करेंगे दोस्तों शंकुधारी वन के बारे में। अभी हम वन को ही डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। शंकुधारी वन देखिए, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तो शंकुधारी वन को टैगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन को टैगा भी बोलते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को शल्लीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे, नरम काष्ठ और सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए, किसके लिए? लुगदी बनाने के लिए किया जाता है और ये सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम भी आती हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए भी बक्से बनाने के लिए किया जाता है। और जो शंकुधारी वन के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए शंकुधारी वन के एग्जाम्पल्स हैं चीड़ है, देवदार है ना, आदि यहाँ पर ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर रजत लोमड़ी है, मिंक है, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, सारी वन की एग्जाम्पल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये शंकुधारी वन है, शंकुधारी वन है ये। और ये है दोस्तों हिमाच्छादित शंकुधारी वन है, दोनों शंकुधारी वन है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध या अनछुआ। टैगा शब्द का अर्थ क्या होता है? टैगा जो शब्द है रूसी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है शुद्ध या फिर अनछुआ। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों घास स्थल के बारे में। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट हमने बताया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी है, जेब्रा है, जिराफ है, हिरण, तेंदुआ, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। कौन कौन से? हाथी है, जेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे शीतोष्ण घास स्थल, फिर कटीली झाड़ियाँ, है ना, फिर कटीली झाड़ियाँ। तो देखिए शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती हैं। तो शीतोष्ण घास स्थल की जो घासें होती है वो आमतौर पर कैसी होती हैं? छोटी होती हैं और पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? जंगली भैंस पाई जाती हैं, बाइसन पाई जाती है, एंटीलोप। चलिए बात करते हैं कटीली झाड़ियों के बारे में। तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं कटीली झाड़ियाँ और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय भालू में जाएंगे तो वहाँ स्थान आपको अत्यधिक ठंड मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ पर केवल काई है, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप,
एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जैसे कि सील हो गया, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है और बर्फीली लोमड़ी। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात किया था जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे सील है, वालरस है, क्या है, सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने जानवरों के चित्र भी दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे थे। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया तो वन्यजीव कहाँ जाएंगे? क्या वे पुनः वैसे ही वन बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें और इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। दोस्तों ये ध्रुवीय भालू है, ये वालरस है और ये है सील। ठीक है, चलिए अब हम विभिन्न प्रकार के जो उस घास स्थल हैं उनके नाम हम फटाफट देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए शीतोष्ण घास स्थल क्या है, कटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और टुंड्रा किसे कहते हैं, टुंड्रा वनस्पति किसे कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड आप लोगों को ये विभिन्न प्रकार में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राजील में कंपोस्ट, वेनेजुला में लानोज। ये घास स्थल इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं घास स्थल से। कोई भी एग्जाम है तो वहाँ पर घास स्थल से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर मत कीजिए, है ना, इग्नोर मत करिए और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करते हैं, अर्जेंटीना पंपास है। हमने आपको बताया था ना कि अर्जेंट होती है तब हम पंप का यूज करते हैं, पंप से ही हम हवा भरते हैं। तो अर्जेंटीना में क्या होता है, पंपास होता है। उत्तरी अमेरिका प्रेरी, ऊपर कौन है, हमारी प्रे रहती है। दक्षिणी अफ्रीका बेल्ट, है ना। मध्य एशिया में क्या होता है, स्टेपी, मध्य में कौन होता है, स्टेपी रहती है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, है ना, ऑस्ट्रेलिया नीचे रहता है तो डाउन्स घास के मैदान। तो ये घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय अलग नोट डाउन कर लीजिएगा, शीतोष्ण अलग। उष्ण में आते हैं सवाना है, कंपोज है, लानोज है। और शीतोष्ण में पंपास, प्रेरी, बेल्ट, स्टेपी, डाउन्स। ठीक है, तो ये सारे जो घास के मैदान है उसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लाइफ में आप कभी भूलोगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो थ्योरी क्लासेस थी वो कंप्लीट हुई। अब हम बात करते हैं पी बाई क्यू क्वेश्चन के बारे में। सारी एनसीईआरटी बुक के हैं दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की जो भी हमने अभी तो मैंने जो है थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड किया आपको। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि दर करती है? तापमान पर, नमी, मिट्टी की परत की मोटाई या फिर वन्यजीव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? उस तापमान पर निर्भर करती है, नमी पर निर्भर करती है और मिट्टी की परत की मोटाई पर। तो वन्यजीव नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला है, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं बताना है आपको, इसको हमने डिस्कस किया ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को हमने डिस्कस किया है। तो बताइए ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, ये तो मैंने पढ़ा था, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लाइन टू लाइन पढ़े थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है ना, इसको पढ़े थे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, हमने बताया था ना, वन के अंदर नहीं पहुंच पाता, तो ये भी सही है, ऑप्शन तीसरा भी सही है। चलिए चौथा देखते हैं। इन वनों के वृक्ष सूक्ष्म मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं। अगर पूरी तरह गिरा दिए होते तो वहां पर सूर्य का प्रकाश अंदर पहुंच नहीं जाता, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताइए थ्योरी क्लास पढ़ने का फायदा क्या है, अब आप बताओ। थ्योरी क्लास पढ़ने का फायदा तो यही है ना कि हम फटाफट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। भाई थ्योरी पढ़े तो दिन उसके बाद में क्वेश्चन आंसर देखिए कितना ईजी लग रहा है। यही आप अगर थ्योरी नहीं पढ़े होते तो आपको ये क्वेश्चन ना बहुत हार्ड लगता, आप सोचते कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है और ऐसे आयोग पूछ लेता है, फिर आप क्या करते हो, वहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ते ही नहीं रहते हो ना थ्योरी क्लास,
तब वहाँ पर क्वेश्चन गलत कर देती हो। अब अक्सर बच्चे तो ये किए होंगे ना 1 2 3 4 सब सही है, वहीं पर 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाते हो सिलेक्शन में। ये गलती नहीं करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज लेकर आई हूँ और आप लोग कोई मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैं बंद कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, बताइए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, सही बात है। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के जड़ पाए जाते हैं। बताइए ये जो विशेषताएं हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है, शीतोष्ण सदाबहार वन का है, शीतोष्ण पर्णपाती वन का है, या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति का है। ये तीनों विशेषताएं किस वन की हैं, बताइए। किस वन में मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर महाद्वीपों की पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, मुलायम दोनों प्रकार के जड़ होते हैं। बताइए किस वन की विशेषताएं हैं। आपने पढ़ा था ये सारी विशेषताएं हैं दोस्तों शीतोष्ण सदाबहार वन की। किसकी है, तो शीतोष्ण सदाबहार वन की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। सेकंड है, इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। तीसरा है, इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देती हैं। बताइए केवल एक सही होगा, केवल 2 और 3 होगा, 1 और 3 होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, या फिर भूमध्य सागरीय वन। तो विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय वन को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। बताइए पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, या फिर उत्तरी भाग में। तो महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और तीसरा, पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए हमने थ्योरी क्लास जो है कि प्रोवाइड कर ही दी है, इसलिए हम जो है इसका व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ही, आप लोगों की सुविधा के लिए ही मैंने व्याख्या दे देती हूँ कि आप लोग लास्ट में रिवीजन कर सको, इसलिए हम व्याख्या सहित जो है कि देते हैं पीडीएफ में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं, ये तो हमने पढ़ा था, सही बात है। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी भी सही है। और शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर और पर्णपाती प्रकार के होते हैं, ये नहीं होता दोस्तों। शंकुधारी वनों को टैगा भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन और उनके वृक्ष के संबंध में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। एक तरफ है सूची फर्स्ट दिया गया है, दूसरी तरफ सूची सेकंड। बताइए ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं दोस्तों, आप लोग समझ नहीं रहे हो ना, मैंने आपको बताया ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे आयोग पूछता है क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आबनूस और महोगनी, इसको हमने पढ़ा था, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है सागवन और शाल हैं। तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और शीतोष्ण की बात करेंगे तो शीतोष्ण एस और बीच है, और शंकुधारी में चीड़ और देवदार आते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आयोग पूछेगा, आप लोग जो है कि हमारी बातों को हल्के में ले रहे हो, हल्के में मत लीजिए। हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस क्लास को अवॉइड मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी सीरीज चल रही है दोस्तों, तो आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। बताइए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल से भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। सही बात है। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती हैं, ये भी सही है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है, गलत बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित भी होती हैं। बताइए ये जो विशेषताएं हैं वो किसके संदर्भ में है। बताइए भूमध्य सागरीय क्षेत्र के हैं, ध्रुवीय क्षेत्र के, या फिर उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, या फिर शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। बताइए किसके विशेषताएं हैं दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र, है ना। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार करना है। सवाना, बेल्ट, कंपोस्ट, लानोस। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के एग्जाम्पल्स बताने आपको। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन से हैं। सवाना है दोस्तों, कंपोस्ट है और लानोस है। ये बेल्ट जो है ना वो शीतोष्णकटिबंधीय का एग्जाम्पल्स हैं। बेल्ट जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है दोस्तों, और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित घास स्थलों में कौन सा शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है। पंपास, बेल्ट, डाउन, प्रेरी, स्टेपी। बताइए इसमें से कौन शीतोष्ण घास स्थल के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शीतोष्ण घास स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर पंपास भी है, पंपास अर्जेंटीना है। प्रेरी की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका है। बेल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका है। स्टेपी मध्य एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और एनसीईआरटी बुक के ही दिए गए थे। तो आप थ्योरी पढ़ने के बाद में अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया, वीडियो में आज तक बने रहे, तो आपको बहुत मज़ा आया होगा दोस्तों, क्योंकि आपने थ्योरी क्लास के बाद में दिन आपकी बात थ्योरी क्लासेस किया, उसके बाद में आपने क्वेश्चन आंसर किया, तो आपको मज़ा आ गया होगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे डिटेल में मैंने आपको जो है थ्योरी क्लास प्रोवाइड कराई, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करवाया। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को आनंद भी आया होगा। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ, है ना, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और आप लोग सेशन को ना लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत करिए, ठीक है। मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि इस क्लास को इग्नोर मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजिए, है ना। उन्हें भी जो है कि इस क्लास की बहुत ज़रूरत है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आयोग पूछता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी है, आरओ है, सबके लिए रामबाण क्लास है। चाहे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखोगे, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।